बजट और बाजार इस खास सीरीज में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इकिगाई एसेट मैनेजर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब, जो कि पिछले 20 सालों से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव फंड मैनेजमेंट का रखते हैं। और आप कोटक म्यूचुअल फंड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रिंसिपल पीएनबी म्यूचुअल फंड की भी कोर टीम में आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मास्टर ऑफ फाइनेंस की डिग्री टिब्रेवाल साहब ने हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ब्रिटेन से। बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री कोलकाता सेंट जेवियर्स कॉलेज से आपने लिए। टिब्रेवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। वैसे तो बजट के बाद बाजार सेटल हो चुके हैं काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी क्या कहें, बजट का असर कुछ बचा है कि खत्म हो गया सर? अनिल जी, अगर देखें 2 महीना पहले अगर अपने बात करते कि इलेक्शन में 240 सीट बीजेपी को और कैपिटल गेन्स टैक्स में बढ़ोतरी, हर व्यक्ति मार्केट का बोलता मार्केट 10-15% तो करेक्ट हो जाएगा। और आज दोनों सिचुएशन हो गई और मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। सो क्लियरली मार्केट एक बहुत स्ट्रेंथ दिखा के आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। बिकॉज अगर लास्ट 2 साल में देखें तो मार्केट इसलिए भी बढ़ा क्योंकि कंपनियों के मुनाफे बढ़े और फाइनली स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग जैसे कहावत जाती है। अगर मैं इस तिमाही को देखूं तो करीबन 30 निफ्टी कंपनियों ने अपने नतीजे डिक्लेयर कर दिए और उनकी प्रॉफिट ग्रोथ एग्रीगेट बेसिस पर फ्लैट है, मार्जिनल आधा टका ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। और अगर मैं एनएसई 500 कंपनियों के यूनिवर्स को लेता हूं, उसमें 174 कंपनियों ने अपने नतीजे डिक्लेयर कर दिए और अर्निंग्स ग्रोथ खाली 6% है इस तिमाही में अभी तक। और अगर इसको मैं 2 भागों में और डिवाइड करूं, एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां जहां 56 कंपनियों ने डिक्लेयर की है, उनके नतीजे में 28% की बढ़ावत है। लेकिन 118 कंपनियां जो नॉन बीएफएसआई है, जो लार्जली मिड स्मॉल और बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में है, उनकी मुनाफे में गिरावट है 8% से। सो कहीं ना कहीं थोड़ा अपने को सतर्क रहना होगा, बिकॉज लास्ट 2 साल में हमने जो अर्निंग्स ग्रोथ देखा वो प्रोबेबली इस साल रिपीट नहीं हो और एन एग्रीगेट बेसिस 10-12% की अर्निंग्स ग्रोथ इज मोर लाइकली रादर देन लुकिंग फॉरवर्ड। और ये इसलिए भी है क्योंकि आपकी जो मार्जिन्स थी लास्ट ईयर आपको उसका बेनिफिट मिला। इस साल वो मार्जिन आपके बेस में है और उसके कारण आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और वॉल्यूम ग्रोथ जो हर कंपनियों में थोड़ा स्लैगिश है। तो देख के थोड़ा मतलब ये स्टॉक पिकर्स मार्केट होने वाला है। हर स्टॉक आने वाले समय नेक्स्ट 12 महीने में ना पार्टिसिपेट करे बिकॉज अर्निंग सपोर्ट ना रहे। तो थोड़ा सा यहाँ से आपको स्टॉक स्पेसिफिक होकर सावधान रहना होगा। हर जगह तेजी नहीं होगी, ये राय आपके लिए आती हुई पंकज जी की तरफ से। आपने रिजल्ट्स की बात की, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ और जो आपने 2 इवेंट कहा कि भाई बजट भी आ गया, इतना अच्छा नहीं था, इलेक्शन के रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी ख़राब होता नहीं मार्केट। ताकत पैसे की बहुत है, रिटेल की स्पेशली। भारत में म्यूचुअल फंड्स के पास भी बहुत पैसे हैं, रिटेल भी लगा रहा है। तो सर ये फ्लोज कब तक बाजार को संभाले रखेंगे, ये ज़रा समझाइए। और क्या ये मजबूत फ्लो एफआईज की अगर कोई बिकवाली आए तो मुकाबला करने में सक्षम है? डेफिनेटली अनिल जी, अगर आप 5 साल पहले देखें और आज के मार्केट को देखें तो एफआईज के लेने बेचने से मार्केट में अब फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने म्यूचुअल फंड के एसआईपी बुक को 21-22 हजार करोड़ होते हुए देखा जो 5-6 हजार करोड़ होता था और ये साल का करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया आपको दे रहा है। उसके ऊपर अगर हम देखें तो इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल ये पीएमएसएस, एआईएफ सब मिला के 3.5 से 4 लाख करोड़ की हमारी एम्बिशन डोमेस्टिक बन गई है। और उसके बाद भी हम 6% 7% हाउस होल्ड पेनिट्रेशन ऑफ इक्विटीज में। तो ये जो फ्लो है ये काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लो है जो मार्केट को स्ट्रेंथ दिए हुए है एंड ये हमें काउंटर अटैक अप कर रहा है जो एफआईज है। और एफआईज का शेयर हमारे मार्केट में ऑल टाइम लो पर 16-17% के शेयर होल्डिंग पर आ गया है। तो क्लियरली हम डोमेस्टिक निवेशक एक बहुत बड़े स्ट्रेंथ के साथ आए हैं और यही मार्केट को जब भी कोई गिरावट होती है उसे सपोर्ट किए हुए है। ये मार्केट तभी सेंटिमेंटली खराब होगा जब कोई एक्सटर्नल इवेंट ऐसी बड़ी चीज होगी जहां पर निवेशकों का हिम्मत टूटेगा। अगर वो नहीं हो
तो मार्केट में रेगुलर आपका फ्लो आता जाएगा और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को काउंटर कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। ये आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट ने नहीं देखा। तो वैल्यूएशन में हर चीज महंगा लग रहा है, बट पावर की मनी का पावर इतना तेज है कि वो मार्केट को घटने नहीं दे रहा। तो ये मतलब ये सबके लिए एक चिंता का विषय है कि ये कहीं बबल नहीं बन जाए। आज वो बबल सिचुएशन में नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू पॉकेट्स। एक दो पॉकेट के बारे में बात करता हूं कि रेलवेज प्लस डिफेंस आज 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। अगर ये 2019 में हम देखते हैं तो 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप था। मतलब 2019 से 2024 में ये 67% सीएजीआर से इनका मार्केट कैप बढ़ा, लेकिन इनकी प्रॉफिट करीबन 21% सीएजीआर से ही बढ़ी। तो पी एक्सपेंशन काफी बड़ा हुआ है। इस मतलब आज के मार्केट में आपको क्या नहीं करना है ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कई मार्केट होता है जहां सिलेक्शन प्रोसेस हेल्प करता है, कई मार्केट आज जैसा है जहां एलिमिनेशन प्रोसेस हेल्प करता है। आप अगर एलिमिनेट ठीक से कर दें कि हमें क्या नहीं लेना है और क्या चीजों में रहना है और स्टॉक स्पेसिफिक, तो आप नेक्स्ट 12-18 महीने अच्छे से नेविगेट कर पाएंगे अगर मार्केट में ड्रॉडाउन भी होता है तो। इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले तो ये फोकस करें कि क्या नहीं लेना है, कहाँ सावधान रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि हमारे मार्केट अच्छी मजबूती में है, लेकिन सामने ऐसा नहीं कि हम ही मजबूत है, ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे ही कर रहे हैं, हाईस पे हाई अमेरिका भी बना रहा है। आगे वहाँ क्या डायरेक्शन देख रहे हैं और उनसे पंकज जी, भारतीय बाजारों के लिए क्या संकेत मिलते हैं? सो क्लियरली जब तक ब्याज दर में घटावट नहीं होगी, और अगर आप हिस्ट्री में देखो तो जनरली जब तक ब्याज दर नहीं घटता है तब तक मार्केट को एंटीसिपेट करता है कि घटने वाला है और मार्केट रैली करते रहती है। जब ब्याज दर घटता है उसके नेक्स्ट 12 महीने यूएस मार्केट में ट्रबल रहता है और ग्लोबल मार्केट में भी, ये हिस्ट्री बोलता है। सो क्लियरली अगर लग रहा है कि सितंबर में फेड रेट कट कर सकता है और उसके बाद आरबीआई भी उनको फॉलो करेगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम मार्केट का एक टॉप इंटरमीडिएट में नियर टर्म में बना दें और रेट कट के बाद हो सकता है मार्केट उसको प्राइस इन करने लगे, बिकॉज रेट कट ये संकेत करेगा कि स्लो डाउन इकोनॉमी में हो रहा है और मार्केट और इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो मार्केट आज के दिन दिखला रही है। तो रेट कट का संकेत यही आएगा कि थोड़ा सा वीकनेस मार्केट के अंदर स्टार्ट हो गया, चाहे वो ग्लोबल हो या लोकल हो। तो ये चीजों को मार्केट हमेशा स्मार्टली प्राइसिंग करता है। और ग्लोबल मार्केट्स आज के दिन अगर देखें तो ऊपर के जो 7-10 कंपनियां हैं वो एसएनपी और डाउ को ऊपर लेके जा रही है, बट अगर आप नीचे के स्टॉक्स को देखें एसएनपी 500 में, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। 70 से 80% एसएनपी के जो स्टॉक्स हैं वो एसएनपी इंडेक्स को ही आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केट का जो रैली हुआ है यूएस में वो कॉन्सेंट्रेटेड मैग्निफिसेंट 7 जिसको बोलते हैं उसके कारण हुआ है, लेकिन बॉटम के जो वहाँ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक है वो बहुत चीप है, उन्हें कोई आज ले भी नहीं रहा, वो बहुत मैसिव अंडर परफॉर्म किए लास्ट 1-1.5-2 साल में हम देखें तो। ओके, पंकज जी ये बताएं फिर, नतीजों को देखते हुए, वैल्यूएशंस को देखते हुए भारतीय बाजारों में कहाँ अब भी आपको थोड़ी सेफ्टी नज़र आती है जहाँ निवेश किया जा सकता है? अनिल जी, एक और खाली वैल्यूएशन को साइड करते हैं, लेकिन एक बड़ी थीम है जो पूरे विश्व में बहुत स्ट्रॉन्ग थीम मैक्रो कंस्ट्रक्ट है, वो है पूरा पावर वैल्यू चेन। अगर आप देखें पूरे विश्व में हो क्या रहा है, पहले जो जो सोर्सेज ऑफ पावर जो कंज्यूम करते थे वो थी एल्यूमिनियम प्लांट, स्टील प्लांट, हाउस होल्ड्स, और ये सब प्लांट्स को आने में 4 से 5-6 साल लगते थे। अब जो कंज्यूमर है इंक्रीमेंटल, वो है बिटकॉइन, ईवीज, डेटा सेंटर, और इनकी कैपेसिटी 8-10 महीने में आ जाती है, जिनके कारण आप जो पावर सप्लाई है उसको बेटर प्लानिंग नहीं कर पा रहे। 30 साल तक यूएस में पावर डिमांड फ्लैट था, कोई ग्रोथ नहीं थी डिमांड में। लास्ट 1-1.5 साल में उनमें एक हॉकी स्टिक आया और पावर डिमांड में भयंकर तेजी आई है। तो खाली इंडिया नहीं बट ग्लोबली थर्मल कैपेसिटीज आपने बैठाया नहीं, न्यूक्लियर कैपेसिटी में ज्यादा काम हुआ नहीं, और सामने डिमांड अब आना चालू हो गया है। तो आप सोलर और विंड से उतना ही कर पाते हैं बिकॉज उनकी पीएलएफ कम होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि आप सप्लाई ले भी आओ विंड और पावर की, लेकिन ट्रांसमिशन कैसे करो, बिकॉज ट्रांसमिशन कैपेसिटी तो ओवरनाइट आपकी ग्रिड नहीं लग सकती है। और इंडिया में देखो
सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पूरे दिन आपका पावर कॉस्ट 2 रुपया रहता है 5 बजे तक शाम को। और नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखो तो यही पावर कॉस्ट 2 रुपया के अलावा 4.5-5 रुपया। क्यों? क्योंकि आप ग्रिड से ट्रांसमिशन ही नहीं कर पा रहे हो। साउथ में हो सकता है आपके पास सरप्लस हो, वेस्ट में हो सकता है आपके पास सरप्लस हो, लेकिन नॉर्थ में आप नहीं कर पा रहे हो। तो हमें लगता है ये जो पूरा पावर वैल्यू चेन है, ये नेक्स्ट 5-10 साल के हिसाब से अगर आप देखो बोथ ग्लोबल और लोकल, तो ये एक बड़ा थीम है जो करना चाहिए। लेकिन ओनली चैलेंजेस, इस सारे स्टॉक्स की पी वैल्यूएशन स्काई, मतलब ऑफ द रेडार है। 80-100 के पी के पर ये सब ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं भी ये सब में कूल ऑफ हो तो ये स्ट्रक्चरल थीम की तरह आप देख सकते हैं, बिकॉज पावर डिमांड आने वाले समय में ट्रांसमिशन और पूरा वैल्यू चेन शुड डू वेल। तो एक ये इंपॉर्टेंट थीम है। सेकंड है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जहां आप देख रहे हैं कि मार्जिन रिवर्जन स्टार्ट हो गया है। समर काफी स्ट्रांग था और जो ग्राउंड से हमें फीडबैक आ रही है कि कंजम्पशन में थोड़ी बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हुई है, वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है। और इस सेक्टर को देखें तो इनकी जो पूरी प्रॉफिट पूल है सारे प्लेयर्स की, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण 10 साल के लोएस्ट लेवल ऑफ मार्जिन पर है। यहां से मार्जिन इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है, कंपटीशन इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है, और इसके कारण हमें लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल भी एक लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ वाला सेक्टर है। थर्ड, फार्मास्यूटिकल, ये काफी स्ट्रांग लग रहा है बोथ डोमेस्टिक और अगर हम यूएस सेंट्रिक फार्मा कंपनीज को देखें, और नतीजे भी जो आए हैं इस तिमाही के काफी स्ट्रांग रहे हैं। फोर्थ, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, आज के उनके फ्रेंचाइज वैल्यू को देखो तो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गया है। और अगर 3-5 साल की आप व्यू ले तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकरेजेस, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, ये पूरा बकेट काफी स्ट्रांग दिख रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटो एंसिलरीज। ऑटो एंसिलरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है कि कई ऑटो एंसिलरीज खाली जो ऑटो को केटर करते थे, अब इंक्रीमेंटली 30 से 40% उनका रेवेन्यू नॉन ऑटो सेक्टर से आ रहा है। कई लोग डिफेंस में फोरे किए हैं, कई लोगों ने इंडस्ट्रियल में फोरे किया, नॉन रिन्यूएबल्स में फोरे किए, और उसके कारण उनका जो पूरा रेवेन्यू का स्प्लिट है बिटवीन ऑटो एंड नॉन ऑटो काफी स्ट्रांग हो गया। तो हमें लगता है आने वाले समय में ऑटो ये सारे सेक्टर्स में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहना चाहिए, और उन मैनेजमेंट्स के साथ रहना चाहिए जो टाइम टेस्टेड है, उन कंपनियों के साथ रहना चाहिए जो बैलेंस शीट और कैश फ्लो को ध्यान रख के ग्रो कर रहे हैं। मैं वापस आपके व्यूअर्स और सबको ये बोलना चाहूंगा, कॉशन करना चाहूंगा कि इस मार्केट में गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जो भी आप निवेश करें, आप थोड़ा ध्यान रख के करें, और मेक श्योर कि आप अपने रिसर्च को पूरा करके करें। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए, कहाँ निवेश करें कहाँ बचें, लेकिन इस भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।